सिखों के पवित्र धाम श्री हेमकुंड साहिब के कपाट आज सुबह 9 बजे खुलेंगे। आज लोकपाल मंदिर के भी कपाट खुलेंगे। पहले दिन 8000 श्रद्धालुओं का पहला जत्था दर्शन करेगा। दर्शनों के लिए हेमकुंड में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तो बेहद ही महत्वपूर्ण दिन। 15,200 फुट की ऊंचाई पर मौजूद है हेमकुंड साहिब। बर्फीली झील के किनारे 7 पहाड़ों के बीच में मौजूद है। और देखिए, लोग जो हैं, आस्था अगर आपके मन में होती है तो एक इंटरनल पावर, एक शक्ति होती है जो आपको सपोर्ट करती है इंटरनली, आपकी विल पावर स्ट्रांग करती है। और आप इस देखिए 15,200 फीट की ऊंचाई मामूली बात नहीं है। आप तस्वीरें देखिए, हार्ट गला देने वाली ठंड आप महसूस करेंगे। लेकिन लोग यहाँ पर जाते हैं, दर्शन करते हैं और फिर वापस भी आते हैं। तो 15,200 फुट की ऊंचाई पर मौजूद है हेमकुंड साहिब। और 8,000 ये जानकारी जो मिल रही है कि 8,000 श्रद्धालु जो है उनका पहला जत्था दरअसल दर्शन करेगा। बात कर लेते हैं पिथौरागढ़ से आ रही खबर की। तो यहां नंदा देवी में पर्वतारोहण के लिए निकला 7 सदस्यों का दल लापता हो गया है। 13 मई को यह दल रवाना हुआ था और इसमें ब्रिटेन और अमेरिका के पर्वतारोही भी शामिल है। फिलहाल प्रशासन इनकी तलाश में जुट गया है। तो नंदा देवी की हम बात कर रहे हैं। पर्वतारोहण के लिए निकला 7 सदस्यों का दल दरअसल लापता हो गया है और 13 मई को ये दल रवाना हुआ था। देखिए, 13 मई से आज हम देख रहे हैं कि 1 जून है। कितना लंबा वक्त हो गया, तकरीबन आज 19वां दिन है और अभी तक इनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही है। और इस दल की बात करें तो इसमें ब्रिटेन और अमेरिका के पर्वतारोही भी शामिल हैं। फिलहाल प्रशासन इनकी तलाश में जुट गया है, लेकिन वक्त बहुत ज्यादा हो गया है, 18 दिन। अब ये भी जानना उतना ही जरूरी हो जाता है कि इनसे आखिरी बार संपर्क कब हुआ था। हरिद्वार से सांसद रमेश पोखरियाल निशंक को केंद्र में मानव संसाधन मंत्रालय जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलने से राष्ट्रीय फलक पर उत्तराखंड का कद तो बढ़ा ही, उत्तराखंड की सियासत पर भी इसका सीधा असर देखने को मिल सकता है। पलायन और बेरोजगारी के दंश से उपजे उत्तराखंड के विकास के लिहाज से भी इस ताजपोशी को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मैं डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक। उत्तराखंड की सियासत हमेशा से दिल्ली के चारों ओर घूमती रही है। दिल्ली में उत्तराखंड की दमदार दस्तक के बड़े राजनीतिक मायने हैं। उत्तर प्रदेश के दौर में पर्वतीय विकास मंत्री समेत उत्तराखंड में वित्त मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और फिर मुख्यमंत्री तक की जिम्मेदारी संभालने वाले रमेश पोखरियाल निशंक उत्तराखंड से चुने गए 5 सांसदों में राजनीतिक अनुभव में सबसे ऊपर तो है ही। मोदी मंत्रिमंडल में भी उनकी वरिष्ठता का सम्मान किया गया। साथ ही राजनीतिक लिहाज से भी ये मोदी सरकार का एक दूरदर्शी फैसला है। मोक्ष नगरी वाराणसी के बाद अब हरिद्वार भी भारतीय राजनीति की धुरी बनने वाला है। लाखों करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र गंगा के द्वार पर बसा हरिद्वार तो गंगा के तट पर बसी मोक्ष नगरी वाराणसी, जहाँ से खुद प्रधानमंत्री सांसद हैं। इन दोनों जगहों से जो संदेश जाएगा वो गंगा की तरह भारतीय राजनीति के लिए आचमन बन जाएगा। क्योंकि बनारस और हरिद्वार ये 2 ऐसी जगह हैं जहां हर हिंदू की अपनी इच्छा रहती है। प्रधानमंत्री ने अपने लिए बनारस चुना, तो ये बहुत गर्व की बात है कि उत्तराखंड के एक बड़े अनुभवशाली नेता डॉक्टर निशंक जी को हरिद्वार से चुना। दूसरी ओर चुनौतियों का पहाड़ भी है। निशंक के मानव संसाधन विकास मंत्री बनने से ये उम्मीद जगी है कि शिक्षा की वजह से पहाड़ से हो रहा पलायन शायद थम जाए। बड़े शिक्षण संस्थानों की बदहाली दूर हो तो प्रदेश के छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए बाहर देखना नहीं पड़ेगा। काम करने की छटपटाहट तो उनमें है। वो व्यक्ति अपने पद को एंजॉय करने वाले नहीं है, उसका आनंद लेने वाले नहीं है। वो हर वक्त फील्ड में रहने वाले व्यक्ति हैं। ऐसा मुझे लगता है कि बहुत लाभ इसका मिलेगा और ये एक गेम चेंजर है। ये उत्तराखंड की राजनीति के लिए एक गेम चेंजर भी है निशंक जी का। निशंक के केंद्र में कैबिनेट मंत्री बनने से राज्य में भाजपा की राजनीति में नए समीकरण भी उभर सकते हैं। निशंक की प्रदेश की राजनीति में जबरदस्त पकड़ है और विरोधी भी उनके इस हुनर का लोहा मानते हैं। सुनील नवप्रभात, न्यूज़ 18, देहरादून।
इसी बीच देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। 6 ग्राम स्मैक और 7 ग्राम हेरोइन बरामद हुई है। पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। दून और पंजाब के रहने वाले हैं दोनों युवक। पटेल नगर थाना क्षेत्र का ये मामला है। जौनपुर के नैनबाग तहसील के सेंदूल गांव में एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में आरोपी युवक को पुलिस ने कैंपटी बाईपास से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के खिलाफ पुलिस ने पॉक्सो सहित कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। आरोपी युवक को पुलिस आज कोर्ट में पेश करेगी। सीओ उत्तम सिंह ने बताया है कि आरोपी के खिलाफ SC/ST सहित कई मामले में मुकदमे दर्ज किए गए हैं। ग्राम सैदुल नैनबाग में पड़ता है। एक बच्ची के साथ दुष्कर्म की बात आई है और जिसमें ये विपिन करके जो लड़का है अभियुक्त है, इसके खिलाफ FIR दर्ज हुई और इसको आज कैंपटी बाईपास पे इसको पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। ये धारा बलात्कार, पॉक्सो एक्ट और SC/ST एक्ट। तो देखिए, एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का दरअसल मामला सामने आया है। मामला दर्ज हो गया है, जांच शुरू कर दी गई है। लेकिन शायद ही कोई ऐसा दिन गुजरे जब हम दुष्कर्म की खबर की बात ना करें। और ज्यादातर मामले जो है छोटी बच्चियों के साथ सामने आते हैं। और ये हम कितने भी डेवलप होने की बातें करें, लेकिन मेंटालिटी और मानसिक रूप से कितने लोग पिछड़े हुए हैं अभी भी। देखिए, सुनील हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सुनील, पूरी खबर बताइएगा। जी जीनत, ये जौनपुर क्षेत्र का एक गांव है सेंदुल, वहाँ पे दुष्कर्म का मामला सामने आया था। 30 तारीख को एक घटना हुई थी और पुलिस ने आरोपी को कल देर सांझे गिरफ्तार कर लिया है कैंपटी के बाईपास रोड से। आपको बता दें कि जौनपुर में दलितों के प्रति जो आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ रही है। पिछले महीने की अगर हम बात करें तो एक शादी समारोह में दलित की जो पिटाई कर दी थी, उसके बाद उसकी 5 मई को उसकी मौत हो गई थी। उसके बाद पूरे दलित समाज में आक्रोश व्याप्त है। और दूसरी बड़ी घटनाएं फिर सामने देखने को मिली। तो कहीं न कहीं इस तरह की घटनाएं लगातार क्षेत्र में बढ़ रही, जिससे जो दलित समाज उनमें आक्रोश है। और इस घटना को लेकर एक बार फिर दलित जो है लामबंद होने की तैयारी कर रही है। आखिर उनके प्रति सुनील, एक चीज बताइएगा, जो ये आरोपी है, क्या ये जानने वाला है परिवार का, रिश्तेदार का, दूर दराज का, कहीं से कोई करीबी है? क्योंकि हम ज्यादातर मामले जो है तकरीबन 70% इंडिया के NCRB के स्टैट्स उठा के देखें तो इस तरह के मामलों में करीबी व्यक्ति ही शामिल होता है, जो बच्चियों को स्पेशली निशाना बनाता है। दरअसल ये जो घटना हुई है, ये एक ही गांव के रहने वाले, जो नाबालिग लड़की है और जो आरोपी है वो एक ही गांव के रहने वाले हैं। और लड़की को घर में अकेले पाकर जो है, जो आरोपी है उसने उसको घर से उठा के जो ले गया है और उसके साथ इस तरह घटना को अंजाम दिया है। और जो पीड़ित परिवार है उन्होंने जिस संबंध में जो थाना कैंपटी उस संबंध में रिपोर्ट दर्ज करा के जो कल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। दुष्कर्म के मामले बढ़ रहे, लेकिन पहाड़ से भी ऐसी खबरें आए, देवभूमि से भी, ये शर्म की बात है। उत्तराखंड के जंगलों में आग लग रही है, इसकी बात कर लेते हैं। भीषण आग लगी हुई है और वन विभाग के ही आंकड़ों को माने तो करीब 38 लाख का नुकसान हो चुका है। वैसे हैरानी की बात यह भी है कि वन विभाग पूरी तरह से सुकून में है और दलील ये है कि पिछली बार इससे भी ज्यादा आग लग गई थी। उत्तराखंड में इन दिनों पहाड़ हो या फिर मैदान, करीब करीब हर जंगल में आग लगी है और जंगल की आग का दायरा हर रोज बढ़ता जा रहा है। मगर वन विभाग पिछले साल के आंकड़ों के फेर में इस साल की आग को कम दिखाने में जुटा है। अब तक 1,500 से ज्यादा आग की घटनाओं में 2000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में 38 लाख की वन संपदा खाक हो चुकी है, जबकि 2018 में अब तक की सबसे भीषण आग लगी थी, जब 2000 घटनाओं में 4000 हेक्टेयर जंगल खाक हो गए और नुकसान का सरकारी आंकड़ा 86 लाख था। बस इसी फेर में इस साल की आग को कम बताया जा रहा है। और मैं समझता हूँ बेहतर परिणाम आए हैं कि हम इस समय तक पिछले साल के मुकाबले आधे भी नहीं हैं, है ना। पर हाँ, डेफिनेटली आग लग रही है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पूरी मेहनत कर रहा है, पूरी तरह से हमारे कर्मचारी इसको बुझाने में लगे हुए हैं। उत्तराखंड का वन विभाग पूरी तरह से मौसम पर निर्भर है, यानी अब प्री मानसून बारिश हुई तो आग बुझेगी और उसमें देरी हुई तो जंगलों की आग और भड़केगी। हालांकि 2 जून से मौसम बदलने की संभावना है। फिर मौसम बदलने का है, जहाँ तक बारिश है या थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी होनी है तो वो 2-3 तारीख में आपको देखने को मिलेगी। वैसे आंकड़े ही देखें तो वो और भी हैं। 2017 और 2018 को छोड़ दें तो इस साल की आग ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, मगर इस पर भी आग को कम बताया जा रहा है तो हैरानी होना लाजमी है।
देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और इसी बीच प्रयागराज से बड़ी खबर आ रही है। अतीक अहमद को आज भेजा जाएगा अहमदाबाद जेल। अतीक को स्थानांतरित किए जाने का आदेश पहुंचा नैनी सेंट्रल जेल। नैनी जेल से ब्रज वाहन द्वारा वाराणसी बाबतपुर एयरपोर्ट लाया जाएगा। बाबतपुर एयरपोर्ट से हवाई मार्ग से अहमदाबाद जाएगा अतीक अहमद। नैनी जेल अधीक्षक HB सिंह ने इस बारे में जानकारी दी है। सर्वेश हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सर्वेश, इस स्थानांतरण के पीछे की वजह? बाहुबली है और इनके ऊपर तमाम आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और लगातार पिछले 2 साल से ज्यादा समय से जेल में बंद हैं। इनके ऊपर प्रयागराज में शुआर्ट्स है एग्रीकल्चर डीम्ड यूनिवर्सिटी, वहां पर बलवा करने मारपीट करने का आरोप है। एक छात्र के निष्कासन के बाद उसका प्रवेश कराने गए थे और उसके बाद लगातार अतीक अहमद की मुश्किलें बढ़ती गई और 2017 से लगातार फरवरी 17 से लगातार वो जेल में है और अप्रैल में उन्हें देवरिया जेल में शिफ्ट किया गया था। लेकिन जो बाहुबली का कारनामा है वहां पर भी नहीं थमा और अपने गुर्गों से उन्होंने रियल एस्टेट कारोबारी लखनऊ के मोहित अग्रवाल को वहां पर बुलवाया और वहां पर उसके साथ मारपीट की और ऐसा भी आरोप है कि कई प्रॉपर्टी उन्होंने अपने नाम करा ली थी। इसी मामले में रियल एस्टेट कारोबारी मोहित अग्रवाल ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी और सुप्रीम कोर्ट ने मामले की गंभीरता देखते हुए अतीक अहमद को गुजरात जेल भेजे जाने का ऑर्डर 23 अप्रैल को किया था और उस ऑर्डर का कंप्लायंस अभी तक नहीं हो पाया था और लगातार ऑर्डर का कंप्लायंस न होने पर सवाल भी खड़े हो रहे थे। राज्य सरकार ने गुजरात सरकार को पत्र लिखा था और उसका वहां से अनुमति मिलने के बाद अब गुजरात जेल भेजे जाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। आज बताया जा रहा है कि आज नैनी स्थित सेंट्रल जेल से इनको गुजरात भेजा जाएगा, यहाँ से वाराणसी भेजा जाएगा, जहां हवाई मार्ग से गुजरात के लिए भेज दिया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। कोटद्वार में लालडांग चिल्लर खाल रोड पर लगी रोक आखिरकार हटा दी गई है। वन विभाग ने शुक्रवार को शासन को अपनी रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट में कहा गया था कि रोड का निर्माण कार्य नियमों के अनुकूल चल रहा है। इसमें NTCA की किसी भी गाइडलाइन का उल्लंघन नहीं हो रहा है, बल्कि रोड का जीर्णोद्वार होने से वाइल्ड लाइफ के साथ ही पेट्रोलिंग करने वाले वनकर्मियों को भी इससे सहूलियत मिलेगी। प्रमुख सचिव वन को सौंपी इस रिपोर्ट के बाद लोक निर्माण विभाग को मार्ग पर लगाई गई रोक हटाने के निर्देश जारी कर दिए गए। अब जब इसको एग्जामिन कर लिया गया सीनियर ऑफिसर्स द्वारा, तो हमारा उसमें फाइनल यही है डिसीजन कि ये NTCA के जो भी निर्देश हैं उनका वायलेशन नहीं है और ऐसे में जो भी काम नियमानुसार किया जा रहा है उसको रोका ना जाए। तो ये निर्देश आज निर्गत कर दिए गए हैं मेरी तरफ से। खबर रुड़की से है, जहां आंगनवाड़ी केंद्रों पर लगातार बच्चों की संख्या कम हो रही है, जिससे बाल विकास विभाग के लिए भी चिंता का विषय बना हुआ है। रुड़की शहर में 145 आंगनवाड़ी केंद्र हैं, जिसमें से 90 में बच्चों की संख्या 0 है, लेकिन विभाग के अधिकारी इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे। आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों भी बच्चे न होने की वजह से सेंटर तक नहीं पहुंचे हैं। शहर क्षेत्र में लगभग 145 आंगनवाड़ी केंद्र हैं और इसमें इसके आधों में बच्चे नहीं हैं और कारण ये है कि बच्चों जो माता पिता हैं, अभिभावक का जो रुझान है वो प्ले स्कूलों की तरफ ज़्यादा है। हालांकि हमारे जो आंगनवाड़ी केंद्र हैं वो सुविधाओं के मामले में प्ले स्कूल से कहीं भी पीछे नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जो अभिभावक की सोच है वो आंगनवाड़ी केंद्रों के प्रति नकारात्मक है, जिस कारण उनका रुझान कम है आंगनवाड़ी केंद्रों की ओर। मैं समझती हूँ कि पूरे अपने उत्तराखंड में आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद करने का विषय तो खैर कहीं है ही नहीं और हमने चाहे वो रुड़की का क्षेत्र हो अथवा उधम सिंह नगर हो, हरिद्वार हो अथवा देहरादून हो, क्योंकि यहाँ अच्छी संख्या में हमारे बालक और बालिकाएं केंद्रों पे पहुँचने का काम करते हैं और घनी आबादी वाले क्षेत्र हैं, तो ऐसा तो विषय ही नहीं है कि बंद कहीं पर किसी प्रकार से किए जाएंगे। हाँ, ये ज़रूर मैं कह सकती हूँ कि जिन आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चे कम हैं, हमारा प्रयास रहता है कि वहाँ बच्चों की संख्या अधिक से अधिक पहुँचे, ताकि जो है हमारे केंद्र से जो बच्चों के लिए पोषण आहार जाता है या महिलाओं गर्भवती महिलाओं के लिए जो THR जाता है वो ले सके। क्या एक ड्रम पानी से कई कारों की धुलाई हो सकती है? शायद नहीं, लेकिन हल्द्वानी के युवा ने ये कर दिखाया है। कैसे, देखिए।
हल्द्वानी के कई इलाकों में पानी के लिए हाहाकार मचा है और लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं पानी की कमी को देखते हुए सरकार ने कमर्शियल कंस्ट्रक्शन से लेकर कार वॉशिंग तक पे भी रोक लगा रखी है। लेकिन इस सबके बीच रामपुर रोड पर बने इस साई कार वॉशिंग सेंटर में कारें बेरोक टोक धोई जा रही हैं, क्योंकि यहाँ कार धोने में पानी की बर्बादी नहीं बल्कि बचत हो रही है। ये रिसाइकिल प्लांट है, वही पानी को टैंक में जाकर के फिर से वो रिसाइकिल करके हमारे रिस्टोर टैंक में फिर से आ जाता है, जिससे हम निरंतर गाड़ियाँ धोते रहते हैं। सर, ये 100 में से 10% पानी इसमें खराब हो जाता है, बाकी 90% पानी हम दोबारा सेव करके गाड़ियाँ फिर से धुलाई कर देते हैं। दरअसल सागर ने ऐसी मशीनें डेवलप की हैं जिनके सहारे एक ड्रम पानी से कई कारें धोई जा सकती हैं। यही नहीं, गंदे पानी का इस्तेमाल भी बार बार हो सकता है, जिससे पानी की बर्बादी नहीं होती है। वॉशिंग सेंटर में कार की सफाई कराने वाले लोग भी सागर की इस मुहिम की तारीफ कर रहे हैं। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। एक्चुअल में जो पानी की किल्लत हल्द्वानी में चल रही है, उस हिसाब से देखा जाए तो जो एक कार हमने धोई है, उसी कार का पानी हम दोबारा रिसाइकिल करके दूसरी कार को धो रहे हैं। यही कंटिन्यूस चल रही है, तो बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। जानकार बताते हैं कि पानी की कमी आने वाले समय की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक होगी। यहाँ तक कि पानी के कारण तीसरे विश्व युद्ध की भी आशंका जताई जा रही है। इसलिए इस तरह की मुहिम वाकई काबिले तारीफ है। शैलेंद्र नेगी, न्यूज़ 18, हल्द्वानी। नैनीताल को झीलों का शहर कहा जाता है, लेकिन एक शोध में झीलों के पानी को खतरनाक बताया गया है। देखिए। नैनीताल, भीमताल, नौकुचिया ताल, खुरपा ताल पर्यटकों को जरूर खींच लाती है, लेकिन इन झीलों का पानी लगातार मैला होता जा रहा है। कुमाऊं विश्वविद्यालय के जंतु विज्ञान विभाग के युवा वैज्ञानिकों के शोध में इन झीलों का जल इतना प्रदूषित हो गया है कि पीने को पानी और नहाने के लिए स्वास्थ्य के लिए खतरनाक बताया गया है। शोध में पता चला है कि आसपास की झीलों के पानी में खतरनाक बैक्टीरिया लगातार बढ़ रहे हैं। वैसे तो देखा जाए नैनीताल वैसे भी इतना कंटामिनेट हो चुका है, जो उसकी जो लेक है वो मीजोट्रॉफिक से यूट्रॉफिक कंडीशन में आ चुकी है, तो जो बैक्टीरिया हैं वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकते हैं आगे के टाइम के लिए। दरअसल इन झीलों में गंदा पानी जा रहा है, तो शहर के कई स्थानों से भी सीवर का पानी नैनी झील, भीमताल और नौकुचिया ताल, खुरपा ताल में गिर रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री के सचिव इन झीलों को साफ करने के लिए कार्य योजना तैयार करने की बात कह रहे हैं। 3 माह में आचार संहिता के कारण बाधित रही, अब हम लोग प्रयास करके उसको वहाँ से पैसा रिलीज कराएंगे और उसमें तमाम उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जैसे सूखा ताल भी उसी में है। यहाँ के जो नालों के हम लोग को बैरिकेडिंग करनी है, उसमें जालियाँ लगानी हैं, वो भी उसी में है। उसके 5 से 6 उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, तो उसके शीघ्र हम लोग प्रयास करेंगे कि पैसा रिलीज हो और हम लोग काम शुरू कराएं उसमें। बहरहाल जिस गति से झील के पानी में प्रदूषण फैल रहा है वो भविष्य के लिए गंभीर माना जा रहा है, और अगर जल्द इसे लेकर कोई कदम नहीं उठाया गया तो स्थितियाँ और बदतर हो जाएंगी। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। केदारनाथ यात्रा में घोड़े खच्चरों की मौत का सिलसिला लगातार बढ़ रहा है। बीते 22 दिनों की यात्रा में 19 घोड़े खच्चरों की केदारनाथ यात्रा मार्ग में मौत हो चुकी है, जबकि 800 घोड़े खच्चरों का बीमार होने के बाद पशु डॉक्टरों ने इलाज किया। पिछले साल भी 80 घोड़े खच्चरों की मौत हुई थी। डॉक्टरों का कहना है कि ज्यादातर घोड़े खच्चरों की मौत का बड़ा कारण कुलिक बीमारी है, जो केदारनाथ पैदल मार्ग में पानी का ना होना है। पैदल मार्ग में घोड़े खच्चरों के लिए पानी पीने के लिए मात्र कुछ जगहों पर ही व्यवस्था की गई है। सीधे ग्लेशियरों से आने वाला ये पानी काफी ठंडा होता है। प्यास के बावजूद भी घोड़े खच्चर इसे पीना पसंद नहीं करते। ऐसे में 16 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ने से कई घोड़े खच्चर जो है पानी की कमी की वजह से मर जाते हैं। केदारनाथ रूट पे अभी तक हमारे जो घोड़े खच्चर चल रहे हैं उसमें लगभग 19 डेथ की रिपोर्टिंग हमारे पास है, और जो इस रूट पे जो मेन कारण है मरने का, वो इन खच्चरों में एक कोलिक टाइप में एक मैनेजमेंटल बीमारी जो है इसमें होती है, जिसके कारण से ये मर रहे हैं। और इसका मुख्य कारण होता है शरीर में पानी की कमी, क्योंकि हमारा जो ट्रैक है उसमें ग्लेशियर का पानी आता है, एकदम चिल्ड पानी रहता है, जिसको जानवर पीना भी पसंद नहीं करता है। साथ में वहाँ पे जो हरा चारा है वो भी जो है अवेलेबल नहीं है उतना, तो एक तरह से शरीर में जो पानी की कमी होती है, उसी कारण से जो है ये कोलिक बीमारी होती है, और उसके कारण ही जो है यहाँ पे खच्चर मरते हैं।
पहाड़ में सबसे ज्यादा बंदरों के आतंक से अल्मोड़ा जिले के लोग परेशान हैं। बंदर रोजाना स्कूली बच्चों और राहगीरों पर हमला कर देते हैं। वन विभाग और पशुपालन विभाग ने रेस्क्यू सेंटर में बंदरों की दूरबीन विधि से नसबंदी शुरू कर दी। अब तक दर्जनों बंदरों की नसबंदी की जा चुकी है। नसबंदी से इनकी संख्या में कमी आने की उम्मीदें जताई जा रही हैं। इसमें यहाँ पर जंगलात विभाग के सहयोग से यहाँ पर बधियाकरण कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जहाँ पर यहाँ पर दूरबीन विधि द्वारा जो मशीन है, लेप्रोस्कोपिक मशीन यहाँ रखी गई है, जिससे दूरबीन विधि द्वारा इनका बधियाकरण का कार्य किया जा रहा है, जिससे कि निश्चित ही आने वाले समय में इनकी जो जनसंख्या है इसमें कमी आएगी और इसको निरंतर रूप से चलाया जाएगा ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे लोगों की जो परेशानियां हैं उनसे निजात दिला सकें, बंदरों के कारण जो परेशानियां हैं उससे निजात दिला सकें और इनका ऑपरेशन कार्य कर सकें। नगर वालों की शिकायत करते हैं कि यहाँ बंदरों का बधियाकरण किया जाए, इसको मतलब जो है इनको दूर स्थान में छोड़ा जाए। तो हम मई से हमारा ये अभियान यहाँ पर जारी है। बंदर पकड़ के हम लोग यहाँ पर ला रहे हैं और उसके बाद यहाँ पे बधियाकरण का कार्य किया जा रहा है। उसके बाद बंदरों को फिटनेस देकर के डॉक्टर चेक कर रहे हैं, तो उनको यहाँ से दूर स्थान घने जंगल में छोड़ दिया जा रहा है। चलिए फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार।